हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। सो क्लास 9th में हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ कॉल्ड सेल, और सेल ऑर्गेनलीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर हमने कुछ ऑर्गेनलीज छोड़ दी थी। वो कौन सी ऑर्गेनलीज थी? ये चार। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, और इसके अलावा एक और टॉपिक है दैट इज़ सेल डिवीज़न। ओके, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा बनाया था, राइट? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? ट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स और वेसिकल्स। यहाँ पर होते हैं वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम। क्या होते हैं? वेसिकल्स मीन्स वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और सिस्टम मीन्स वो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बट वो आपस में कनेक्ट होते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये होती है सिस्टम। तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी की तीन टाइप की फॉर्म्स हो सकती हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और सिस्टम। अब यहाँ पर जो ये गोल्जी बॉडी है, इसके टू फेज होते हैं, सिस फेज, दिस इज सिस फेज एंड दिस इज ट्रांस फेज। अब ये सिस फेज है, ट्रांस फेज है, ये क्या होता है? देखो, सिस फेज का मतलब होता है जो फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी तरफ वाला जो फेज है वो सिस फेज होता है, या फिर जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है माइटोकॉन्ड्रिया से उसको हम कहते हैं सिस फेज। तो यहाँ पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करके पहुंचाता है गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी का सिस फेज है, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद ट्रांस फेज के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को बाहर रिलीज कर देता है। अब ये इंफॉर्मेशन या तो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास या फिर टारगेटेड सेल ऑर्गेनली के पास। क्या बताया मैंने बताया जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी। अब यहाँ पर वेसिकल्स है, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिस्टर्नी भी ट्यूब लाइक होती है बट वो आपस में कनेक्टेड होती है। ओके, एंड यहाँ पर गोल्जी बॉडी के टू फेज होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सिस फेज है जो ईआर की तरफ फेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, और ट्रांस फेज कौन सा होता है? जो इन्फॉर्मेशन को आगे सेंड करता है टू द टारगेटेड सेल ऑर्गेनली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी का काम होता है वैक्यूल्स की फॉर्मेशन करवाना, इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करना, डिटॉक्सिफिकेशन करवाना एंड लिपिड्स की फॉर्मेशन करना। ये सब काम होता है किसका? गोल्जी बॉडी का। और गोल्जी बॉडी किसने दी थी? कैमेलियो गोल्जी ने। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हमने कहा गोल्जी बॉडी। ओके, नेक्स्ट आता है लाइसोसोम्स। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? देखो, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होगा? डाइजेशन का। और लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये करवाते हैं सेल का सुसाइड। सुसाइड क्या होता है? जैसे मान लो दिस इज अ सेल, सेल के अंदर आ गया है एक बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? सेल को इन्फेक्ट करेगा, और यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम को पता चल जाता है कि बैक्टीरिया आ गया सेल में, वो सेल को इन्फेक्ट कर दिया, अब उस सेल को किल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो लाइसोसोम है वो क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर की तरफ रिलीज़ कर देगा। बाहर की तरफ रिलीज़ करने से जितनी भी सेल की ऑर्गेनलीज है और सेल है वो क्या करना स्टार्ट कर देगी?
डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो सेल है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये सेल का सुसाइड ही तो हुआ। जो लाइसोसोम है वो खुद के सेल को सुसाइड करवा रहा है, इस वजह से इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स भी कैसे स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है। अब बहुत सारे वैक्यूल्स किसके अंदर होते हैं, एनिमल सेल में, बट एक सिंगल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल किसके प्रेजेंट होता है, किसमें, प्लांट सेल में। एंड प्लांट सेल में इस वैक्यूल की आउटरमोस्ट कवरिंग को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। अब इस वैक्यूल का काम क्या है, इस वैक्यूल का काम है, जैसे एनिमल्स के अंदर तो इसका स्टोरेज क्या है, फूड का स्टोरेज करवाना या फिर गैस का स्टोरेज करवाना, ऑयल का स्टोरेज करवाना, ये सब काम किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर, ठीक है, या फिर एनिमल्स के अंदर। और यहाँ पर प्लांट्स के अंदर ये जो एक सिंगल वैक्यूल है ना, ये करवाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का काम कौन करवाता है, प्लांट सेल। और इसमें एक और टॉपिक रह गया है, मैंने अभी ध्यान दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, वो सब हम पढ़ेंगे, पर एक बार हम सेल डिवीज़न कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो टॉपिक लेके चलेंगे। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इन सब के बारे में। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, वैक्यूल्स, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स होते हैं दो टाइप के, और कहाँ होते हैं, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर ये होते हैं दो टाइप के, वन इज ल्यूकोप्लास्ट एंड सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये होते हैं ट्रांसपेरेंट एंड क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड। ल्यूकोप्लास्ट जो ट्रांसपेरेंट होता है, उनका काम होता है ऑयल की स्टोरेज करवाना, रेजिन्स की स्टोरेज करवाना, या फिर किसी वैक्सिस सब्सटेंस की स्टोरेज करवाना। जो क्रोमोप्लास्ट है, जो कलर्ड है, इसका एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये होता है ग्रीन कलर का ऑर्गेनली, ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनली, एंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल करवाता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस। लाइट के प्रेजेंस में लाइट को ट्रैप करने का काम करेगा क्लोरोफिल, और उससे क्या बनाएगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट का एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, वो क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। ओके, नेक्स्ट आता है सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न है, सेल कैसे डिवाइड करती है, ऐसे सेल डिवीज़न दो टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, एंड मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। ऐसा क्यों कहते हैं, देखो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लाइक ह्यूमंस के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23। ओके, अब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम हमने कहाँ पढ़े, न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, n। अब 2n है, 2n का एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर 46 होता है। ये किसके अंदर मिलता है, गैमेट्स में, ह्यूमंस की, और ये मिलता है नॉर्मल जो सेल्स होती हैं उनके अंदर। ओके, गैमेट्स के अलावा जितनी भी सेल्स है वहाँ पर कंडीशन क्या मिलेगी, 2n। तो देखो, अगर
जो सेल है 2n की 2n ही रह रही है डिवीज़न के टाइम। एक पेरेंट सेल ने 2 डॉटर सेल बनाई और ये दोनों डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n ही रह रहा है, तो वो होगी इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल मीन्स इक्वल रहना, ओके। और अगर 2n से जो डॉटर सेल्स है n और n बनी हैं, हैप्लॉइड हो गई हैं, उनको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, कि क्रोमोसोम्स के अंदर रिडक्शन हो गया। तो ये 2 टाइप की सेल डिवीज़न होती है। कैसे? माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, क्योंकि पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी वो दोनों सेम क्रोमोसोम नंबर की थी। बट मियोसिस के अंदर पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनी, वो क्या हो गई? हैप्लॉइड हो गई। उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर है वो कितना हो गया? हाफ हो गया, ओके। तो यहाँ पर हमारी सेल ऑर्गेनेलीज और सेल डिवीज़न ख़त्म होता है। अब टॉपिक कौन सा बच गया? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला, सेल वॉल वाला, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे, ओके। थैंक यू।